नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आश्रित पारिवारिक पेंशन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में डिपेंडेंट फैमिली पेंशन भी बोलते हैं। यह कब मिलती है? अब जैसा आपको पता है, अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो पेंशन है उसकी वाइफ को दी जाती है। लेकिन अगर वाइफ की भी मृत्यु हो गई है, पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, तब क्या बच्चों को आश्रित पारिवारिक पेंशन मिल सकती है? उन्हें डिपेंडेंट फैमिली पेंशन मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तो इसके भी रूल हैं। सबसे पहले मैं लड़के की बात करता हूं। अगर बेटे को मिलनी है आश्रित पारिवारिक पेंशन पत्नी की मृत्यु के बाद, तो उसका क्या रूल है? तो लड़के को जो मिलेगी आश्रित पारिवारिक पेंशन, उसकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये, 25 से कम होनी चाहिए, 25 साल से कम। और दूसरा, वो 9,000 से ज्यादा आय कहीं अर्जित ना कर रहा हो। उसके दो रूल होने चाहिए। एक तो उसकी 9,000 से ज्यादा इनकम ना हो, वो कहीं कमा ना रहा हो। दूसरा, उसकी जो एज है, एज लिमिट 25 से कम होनी चाहिए, तब उसे आश्रित पारिवारिक पेंशन मिलेगी। दूसरा मैं बताता हूं, डॉटर, बेटी। बेटी को कब मिलती है आश्रित पारिवारिक पेंशन? बेटी को मिलेगी वो डिवोर्सी हो, दूसरा वो विडो, और वो शादी ना हो रखी हो उसकी। ये तीन कारण बेटी पे अप्लाई होते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं है। अगर लड़की 25 साल से ज्यादा भी है लेकिन वो डिवोर्स है, उसकी शादी नहीं हुई है और वो विडो भी है, तब उसे आश्रित पारिवारिक पेंशन मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो लड़की है और जो लड़का है, उसे 6-6 महीने बाद सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने शादी नहीं करी है और मेरा कोई इनकम का साधन भी नहीं है। ये प्रत्येक 6 महीने बाद अगर वो पेंशन लेते हैं तो पेंशन डिपार्टमेंट में या फिर ऑफिस में उन्हें प्रत्येक 6 महीने बाद अपना आय प्रमाण पत्र और ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने शादी नहीं करी है और उनका कोई आय का साधन भी नहीं है। तब वो पेंशन के हकदार होंगे और पेंशन उन्हें निरंतर मिलती रहेगी। तो ये रूल में आता है। तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि आश्रित पारिवारिक पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको रूल भी बता देता हूं क्या रूल है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ हम शुरू करते हैं। आश्रित पारिवारिक पेंशन की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है, किस बेसिक पे ये कैलकुलेशन होती है, आइए। की तरफ मैं आ गया हूँ और मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आश्रित पारिवारिक पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। तो आप मेरे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एक आश्रित पारिवारिक पेंशन का केस, जो कुछ ही दिन पहले मेरे पास आया था। तो इसमें इनका नाम है रुचि डंगवाल। ये डॉटर है और ये डॉटर है श्री सुनील कुमार डंगवाल की, जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी को पेंशन मिल रही थी, जिनका नाम है श्रीमती उर्मिला डंगवाल। तो अब जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि अगर पेंशनर की भी डेथ हो गई है और उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई है, तो आश्रित पारिवारिक पेंशन लेने के हकदार बेटा और बेटी होते हैं, अगर वो रूल में आते हैं। तो श्रीमती उर्मिला डंगवाल, जो इनकी पत्नी थी सुनील कुमार डंगवाल की, इनकी भी मृत्यु हो गई है। अब इनकी मृत्यु हो गई थी 9/9/2019 में। तो अब इनकी बेटी ने अप्लाई किया है, जिसका नाम है रुचि डंगवाल। इसने अप्लाई किया है कि मुझे पेंशन दी जाए। तो अब कैसे इसकी प्रोसेस होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो इनकी पत्नी थी, तो इनकी जो पत्नी की स्वर्गवास हुआ वो हुआ 9/9/2019 को। तो अब जो इन्हें पेंशन मिलेगी, रुचि डंगवाल को जो पेंशन मिलेगी, वो उसके एक दिन बाद से मिलेगी, यानी मिलेगी 10/9/2019 से इनकी पुत्री को, रुचि डंगवाल को पेंशन मिलेगी, आश्रित पारिवारिक पेंशन मिलेगी इन्हें। तो इसके साथ इन्होंने शपथ पत्र देना पड़ता है। अगर कोई भी पुत्र या पुत्री आश्रित पारिवारिक पेंशन लेना चाह रहे हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना पड़ता है, जिसमें नीचे साइन होते हैं, और उसमें उन्हें बताना पड़ेगा, अगर जैसे ये डॉटर है, लड़की है, तो जैसा मैंने आपको भी कंडीशन बताई थी कि अगर कोई डिवोर्स हो या फिर विडो और जिसने शादी नहीं कर रखी हो, उसे शपथ पत्र में ये लिखवाना पड़ता है, तब वो गारंटी के साथ पेंशन ले सकते हैं। तो उन्होंने शपथ पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि वह अभी अविवाहित हैं, यानी उन्होंने अभी शादी नहीं करी है। शादी हो जाती है तो फिर आश्रित पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में भी बताया था, इसी वीडियो में, कि एज मैटर नहीं रखता है। लड़की के लिए एज मैटर नहीं है, अगर वो 25 साल से ज़्यादा भी है तब भी वो आश्रित पारिवारिक पेंशन ले सकती है, लेकिन वो मिलेगी विडो जिसने शादी नहीं कर रखी हो और डिवोर्स हो। तो ये रूल में भी लिखा है एज़ पर रूल 54, ये आप देख सकते हैं, नेट पे भी आपको मिल जाएगा। फैमिली पेंशन 1964 के अंतर्गत डिपेंडेंट आश्रित पारिवारिक पेंशन मिल सकती है। किसे मिलेगी? जो अनमैरिड हैं, विडोर्स और डिवोर्स डॉटर, जैसा मैंने आपको भी बताया था। तो फिर ये फैमिली पेंशन के लिए हकदार हैं, ये ले सकते हैं। और इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, अनमैरिड विडो डिवोर्स डॉटर एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अप टू द डेट ऑफ मैरिज, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या फिर वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। अगर दोबारा शादी भी कर ली है तब भी उसकी पेंशन नहीं दी जाएगी, उसे पेंशन आश्रित पारिवारिक पेंशन उसे नहीं दी जाएगी। या तो शादी कर ली हो या फिर पहली शादी के बाद उसने तलाक ले लिया हो और फिर उसने दोबारा शादी कर ली हो, तभी भी नहीं दी जाएगी। और टिल द डेट ऑफ शी स्टार्ट अर्निंग। और दूसरा, अगर उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया या फिर 9,000 से ऊपर की आय है तब भी उसे पेंशन नहीं मिलेगी, आश्रित पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये जब तक मिलेगी जब तक वो ये चीज़ें नहीं करते। एक तो शादी नहीं करती, दोबारा शादी नहीं करती, और वो अर्निंग प्राप्त नहीं करती। अगर वो अर्निंग प्राप्त करती है तो फिर नहीं मिलेगी। और अप टू द डेट ऑफ डेथ विच एवर इज़ अर्लियर, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। और दूसरा, इसमें लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, हर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स टू द पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी एवरी 6 मंथ। इसमें प्रत्येक 6 महीने में, चाहे वो लड़का हो लड़की, उससे सर्टिफिकेट देना होगा कि उसने शादी नहीं कर रखी है और किसी प्रकार से कहीं से वो आय अर्जित नहीं कर रहे हैं। लड़के के लिए तो 25 साल है, 25 साल से वो नीचे तक पेंशन प्राप्त कर सकता है, आश्रित पारिवारिक पेंशन। तो अब देखिए, रुचि कुमार डंगवाल ने इनकम सर्टिफिकेट भी दिया है। इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, प्रत्येक महीने में इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसे अपनी मासिक आय दर्शानी पड़ेगी, और उसकी मासिक आय जैसा इसमें दिखा रहा है उसकी 6,000 रुपये है, तो यानी 9,000 से कम है। तो ये भी नियम में आता है कि अगर उससे ऊपर है तो पारिवारिक पेंशन या फिर आश्रित पेंशन नहीं दी जाएगी। तो नियम अनुसार कुमारी रुचि डंगवाल, जो पुत्री है सुनील कुमार डंगवाल की, पेंशन योग्य है। तो अब कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें बेसिक पेंशन चाहिए होगी, और हमें बेसिक पेंशन किसकी चाहिए? बेसिक पेंशन चाहिए हमें पेंशनर की। जो पेंशनर है सुनील कुमार डंगवाल, उनकी हमें बेसिक पेंशन चाहिए। और बेसिक पेंशन का हमें 30% करना पड़ता है, तब आश्रित पारिवारिक पेंशन दी जाती है। तो इनका मूल वेतन बेसिक पेंशन था 35,900, तो 35,900 का हम 30% करते हैं। इन्हेंस रेट नहीं मिलता है आश्रित पारिवारिक पेंशन में, इन्हेंस रेट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इन्हेंस रेट का जो पीरियड होता है वो 7 साल का होता है डेथ के बाद से किसी पेंशनर का। तो अभी इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसकी मृत्यु 2005 में हो गई थी और ये रिटायर बहुत पहले का है। तो इन्हेंस रेट नहीं मिलेगी, नॉर्मल रेट से मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, जब इनकी पत्नी की डेथ हुई थी, इनकी पत्नी की डेथ 9/9/2019 में हुई थी, यानी जो पेंशन स्टार्ट होगी वो पत्नी की मृत्यु के बाद से होगी। तो यानी 10/9/2019 से स्टार्ट होगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, 10/9/2019 से नॉर्मल रेट से आश्रित पारिवारिक पेंशन रुचि डंगवाल को दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 35,900 पेंशनर की बेसिक थी, बेसिक पे था, तो बेसिक पे हम 30% लगा, 30% आ गया 10,770। यानी अब जो कैलकुलेट होगी इसकी पेंशन, मैं आपको बताता हूँ महीने की कैसे कैलकुलेट होगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। कैलकुलेटर में ले आया, बेसिक थी इनकी 35,900, तो 35,900 का हमें करना है 30%, तो ये हो गया 10,770। अब जो इसे पेंशन मिलेगी वो इस पर मिलेगी 10,770, तो 10,770 का करेंगे हम, अभी लेटेस्ट डीए चल रहा है 17%, तो इंटू 17
10%। तो ये हो गया 1831। तो 1831 प्लस 10 770, यानी जो महीने की जो पेंशन मिलेगी, अगर इसमें मेडिकल इंक्लूड है 1000 रुपये तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं ऐड होगा। वैसे ये मेडिकल नहीं ले रहे थे, ना इनकी पत्नी ना ये पेंशनर, तो मेडिकल नहीं ऐड करेंगे हम। तो जो टोटल मंथली पेंशन आएगी वो आएगी 12,601, यानी 12,601 इन्हें आश्रित पारिवारिक पेंशन मिलेगी रुचि डंगवाल को, इनकी बेटी को। तो इस तरीके से हम पेंशन बनाते हैं। और नीचे भी लिख रखा है, कुमारी रुचि डंगवाल को पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक दी जाएगी जब तक कि उनका विवाह नहीं होता। ये आप नोट करें, लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी शादी जब तक नहीं होती, जब तक उन्हें ये पारिवारिक पेंशन मिलेगी, या वह न्यूनतम पारिवारिक पेंशन या उस पर महंगाई राशि से अधिक की आय अर्जित नहीं करती। यानी अगर वो कमाना शुरू कर देती हैं, मान लीजिए वो 9,000 से ऊपर कमा रही है और उस पर डीए भी लग रहा है, तो 9,000 से ज़्यादा चली गई वो इनकम, वो कहीं से भी कमा रही हो, तो उन्हें स्टॉप हो जाएगी, उन्हें नहीं मिलेगी। तो उन्हें प्रत्येक महीने में अपना अर्निंग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं कुछ कहीं से नहीं कमा रही हूँ और मैंने शादी नहीं करी है। तो उन्हें अपना प्रत्येक 6 महीने में प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और वैवाहिक स्थिति भी बतानी पड़ेगी कि वह शादीशुदा नहीं है, उन्होंने शादी नहीं करी है, तब वो पेंशन के पात्र होंगी। तो इस तरीके से हम पेंशन कैलकुलेट करते हैं। आश्रित पारिवारिक पेंशन, उन्होंने अपने वैवाहिक स्थिति देनी होगी और 6 महीने में प्रमाण पत्र देना होगा आय का भी, और वैवाहिक स्थिति भी दर्शानी होगी कि उन्होंने शादी नहीं की है। तो ऐसी लड़के का होता है, लड़के को 25 साल से, अगर लड़का 25 साल से कम है तो उसे 100% आश्रित पारिवारिक पेंशन मिलेगी और उसका कोई आय का साधन नहीं है और वो कहीं से 9,000 से ऊपर की आय प्राप्त ना कर रहा हो, तब वो पारिवारिक पेंशन, आश्रित पारिवारिक पेंशन का हकदार है। तो ये सब रूल हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट में पूछिए, तो मैं आपका उसका आंसर दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।